अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदी। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सियासी और असरी क़यादत मिल बैठी और बड़े अहम फैसले इसमें किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास से बड़ी अहम बात करते हुए कहा, खिताब करते हुए कहा कि हमें अब खारजी हाथों से, बहुत आहनी हाथों से निपटना होगा। अब वक्त आ चुका है कि इनके खिलाफ हर सूरत जो है इनका खात्मा किया जाए, एक्शन लिया जाए। मुजम्मिल साहब कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये जो आज के नेशनल एक्शन प्लान के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास था कि हम एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं और इसमें आर्मी चीफ और DGISI और तमाम दीगर अस्करी हुकाम और गवर्नमेंट से टोटल एपेक्स कमेटी का जो फॉर्मेट है वो उसमें मौजूद थे जी। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त टेररिज्म का दोबारा सामना है। एक नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था APS के बाद, जब दहशतगर्दी बहुत अरूज पर थी। उस नेशनल एक्शन प्लान पर किसी हद तक अमल हुआ और किसी हद तक अमल नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म हुई। उसी नेशनल एक्शन प्लान में फिर मिलिट्री कोर्ट्स दहशतगर्दियों के लिए बनी थी, दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था उसमें। अब आज हमें दोबारा दहशतगर्दी का सामना है, तो एक नए नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही है जो आज की दहशतगर्दी से निपटा जा सके। जो पुराने नेशनल एक्शन प्लान में चीज़ें रह गई हैं उन पर भी बात हो रही है और नए नेशनल एक्शन प्लान की भी बात हो रही है। आज का एपेक्स कमेटी का इजलास इसीलिए था, इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर भी थे, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी थे और चारों सूबों के लोग भी थे। तो एक बड़ी वसी गुफ्तगू टेररिज्म पर इस हवाले से हुई है और मेरे ख्याल में जो अब रिजॉल्व है ना कि जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, बिलखुसूस KP और बलूचिस्तान में, इसको ख़त्म करने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान बन रहा है वो काफ़ी सख्त होगा। पहला नेशनल एक्शन प्लान इतना सख्त नहीं था जितना ये नेशनल एक्शन प्लान सख्त होगा और इसमें दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सख्त जो है प्लानिंग और फैसले किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और इसमें टेररिज्म के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें भी हुई। अब जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो फिर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशंस की भी बात करते हैं, क्योंकि वो दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा आप उसको अलग-अलग नहीं देख सकते। जैसे जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती है, हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। आजकल हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में शदीद तनाव है और सरहदों पर झड़पें भी हो रही हैं, जंग का सभी समा है। तो वो भी इस नेशनल एक्शन प्लान में आज ज़रूर देखा गया होगा एपेक्स कमेटी में कि जो अफगान बॉर्डर की सूरत हाल है उस पर भी ज़रूर बात हुई होगी जी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितना अल ख़वारिज को मुकम्मल तौर पर उनके ख़ात्मे का अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है, अब इनको मज़ीद आगे बढ़ने नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। वो तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है कि हम सब मिलकर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के चारों सूबों में, वफाक में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में उसको इम्प्रूव करें। उसके साथ साथ जो फितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका। KP में मौजूद है उनके घुसपैठ नहीं, देखिए, पहली बात तो उन्होंने की कि जो सरहद पार से चंद दिन पहले एक वो हुआ, ये अफगान बॉर्डर की बात है जी। इसमें एक दिन तो पाकिस्तानी फौजी काफ़ी तादाद में शहीद हुए, जिसके अगले दिन फिर पाकिस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की पक्तिया पे। उसके बाद फिर बॉर्डर पे टेंशन हुई 27 और 28 की रात, और उसमें फिर पाकिस्तान ने काफ़ी ठुकाई की अफगानिस्तान में और 6 चेक पोस्टों पर भी कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान की जो फौज है वो भाग गई वहाँ से। उन्होंने अपने मीडिया में बहुत शोर मचाया कि जी जी इससे ये हुआ वो हुआ, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, एयरफोर्स ने भी और आर्मी ने भी बहुत सख्त रिस्पॉन्स जवाब दिया। अच्छा, इसके बाद एक और भी हुआ, फिर हमारे जो DGISI हैं वो ताजिकिस्तान गए
और उनकी प्रेसिडेंट ताजिकिस्तान के साथ एक फ़ोटो भी रिलीज़ हुई है। अब ताजिकिस्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक वाहकान कॉरिडोर है जो पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान और अफ़गानिस्तान इनके दरमियान एक 16 किलोमीटर की पट्टी है। मतलब वहाँ से पाकिस्तान से ताजिकिस्तान 16 किलोमीटर है और वो 16 किलोमीटर बीच में वाहकान की कॉरिडोर है। इसी तरह चाइना भी वाहकान कॉरिडोर से लगता है। कहते हैं कि जो DGI ताजिकिस्तान गए उसके वो भी वाहकान कॉरिडोर को पुरअमन करने के लिए और उसको भी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है, चाइना भी ताजिकिस्तान, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अगर पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करनी है तो उसे वाहकान कॉरिडोर से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान से 16 किलोमीटर बाद सेंट्रल एशिया शुरू हो जाता है। तो एक तरफ पाक अफगान बॉर्डर पे टेंशन थी, फिर दूसरी तरफ हमारे जो स्पाई चीफ हैं वो ताजिकिस्तान में मौजूद थे और वाहकान कॉरिडोर के हवाले से बात हो रही थी। तो काफ़ी जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी काम पिछले एक हफ्ते में हुआ। और ये जो एपेक्स कमेटी में आज जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जो खारजी जहारियत है वो अफ़गानिस्तान के रेफरेंस में बात कर रहे थे। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान आज भी झड़पों की इतलात हैं और बॉर्डर पर टेंशन्स मौजूद हैं और सख्त रात भी शेलिंग फायरिंग हुई है, उधर से अफ़गानिस्तान का नुकसान की बात है। तो पाकिस्तान ने एक पॉलिसी चेंज की है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और अफ़गानिस्तान में सोशल मीडिया पर बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि जैसे वो हम पाकिस्तान अच्छा नहीं, वो क्या है, वो इंडियन अकाउंट्स की सपोर्ट उन्हें हासिल है ना एकदम अफ़गानिस्तान को। के असल जो ग्राउंड सूरत-ए-हाल जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है इसका, और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान के साथ रिटेलिएट किया है, बॉर्डर पे फायर किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के हवाले से। इससे पहले हम अपने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स को सॉफ्ट बॉर्डर्स समझते थे, आना जाना तो खुला था ही, जिसको फिर ODR के जरिए भी रोका गया है कि वन डॉक्यूमेंट रजीम बगैर वीजे के नहीं, फिर फेंस लगाई गई है। और अब तो हर किस्म की इन्फिल्ट्रेशन के लिए फ़ौज ने बहुत सख्ती कर दी है, शूट एट साइट है, हमने भी वहाँ पर काफ़ी असला पहुँचाया है, एयरफोर्स की मदद भी है। तो आज की जो एपेक्स कमेटी थी उसमें मेरे ख्याल में पाक अफगान बॉर्डर टेंशन्स पर बहुत बात हुई है। पिछले चंद दिनों में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बहुत गुफ्तगू की है इसके ऊपर कि जी वो TTP को रीलोकेट करने के लिए 10 अरब मांग रहे थे, ये था। तो जो अफ़गानिस्तान से इस वक्त हमारी टेंशन्स हैं उसके तनाजुर में आज की एपेक्स कमेटी बहुत अहम है। और मुझे लगता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रिलेशंस के हवाले से काफ़ी अहम है, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो मोहम्मद सादिक मिले थे जो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल एनवॉय हैं, और वो चंद दिन पहले काबुल में भी थे। उन्होंने काबुल से आकर भी प्राइम मिनिस्टर को इनपुट दिया है, उन्होंने यकीनन आर्मी चीफ को भी इनपुट दिया होगा। तो अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में मुझे आज की एपेक्स कमेटी का इजलास बहुत अहम लगता है। और मुझे लगता है कुछ बुनियादी फैसले न सिर्फ TTP बल्कि अफ़गान तालिबान के हवाले से भी किए जाएंगे और वाहकान कॉरिडोर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं इसमें हुए होंगे। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो डिजिटल दहशतगर्दी है या यूँ कह लें कि सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, इस पर भी बात की है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद तबसरा जी। को दोबारा इसका खात्मा हो, फिर डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इससे निमटना मौके पर, वक्त पर निमटना अब ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अच्छा देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने तो आज डिजिटल दहशतगर्दी की बात नहीं की, टेररिज्म नहीं कहा, उन्होंने कहा डिजिटल महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लेकिन ISPR की प्रेस रिलीज में डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ भी बार बार इस्तेमाल होता है, और वो इसको डिजिटल, वो कहते हैं एक टेररिज्म है जो हमें अस्करी दहशतगर्दी है जो ये TTP और इससे है, और एक डिजिटल टेररिज्म है जिसका हम सामना कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आज की एपेक्स कमेटी में कुछ डिजिटल टेररिज्म के हवाले से भी बात हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर इस पर बात कर रहे थे। इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये अफ़गानिस्तान वाले पे भी डिजिटल टेररिज्म हमने देखा कि बहुत सारे
हम अपने ही अकाउंट जो थे वो अफगानिस्तान के साथ खड़े नज़र आए। हाँ जी। कि आप पाकिस्तानी फ़ौज की मुखालफत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी खड़े नज़र आते हैं और दूसरी तरफ खड़े नज़र आए। दूसरा ये है कि जो डिजिटल टेररिज्म है उसमें पिछले दिनों फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा, वो रिचर्ड गर्नेल वाली सारी सूरत हाल भी और ये वो। तो डिजिटल टेररिज्म या डिजिटल जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक मसला है। रिचर्ड इससे कनेक्टेड कैसे है? रिचर्ड का मामला इससे कनेक्टेड वो भी तो पाकिस्तान के खिलाफ ही है ना, थ्रेट टू पाकिस्तान ही है ना जी। जो सैंक्शंस लगनी है वो भी पाकिस्तान पे लगनी है ना, किसी हुकूमत पे तो नहीं लगनी है। जो वो बात कर रहे हैं और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर कुछ सैंक्शंस लगेंगी वो किसी हुकूमत पे थोड़ी लगेंगी, वो तो पाकिस्तान पे लगेंगी। जैसे फैटफ था, आप उसकी ग्रे लिस्ट में चले गए, 2 हुकूमतें निकल गई, आप ग्रे लिस्ट में ही रहे, बाहर नहीं आ पा रहे, बाहर नहीं आ पाए। फिर उसके बाद तीसरी हुकूमत आई तो आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। तो जो सैंक्शन मुल्क पे लग जाती है, हुकूमत चली जाती है, सैंक्शन कायम रहती है। तो मेरे ख्याल में ये डिजिटल टेररिज्म के हवाले से फायरवॉल लगाने का एक तजर्बा हुआ है, पर मुझे तो उसके भी कोई इतने पॉजिटिव नताइज नहीं नजर आए हैं। क्योंकि अगर फायरवॉल काम कर रही होती तो फिर इंटरनेट स्लो करने की कोई जरूरत नहीं थी। नुकसान हुआ, उल्टा पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा चीखें मार रही है इस टाइम कि डिजिटल सभी चीखें मार रहे हैं, इंटरनेट के स्लो होने पर सभी चीखें मार रहे हैं। लेकिन जो फायरवॉल के हमें समरात बताए गए थे वो नजर नहीं आए। फर्क तो नहीं पड़ा, फर्क तो नहीं पड़ा। वैसे ही इंडस्ट्री बड़ी वैसे ही चल रहा है और मेरा मतलब है कि लोग ट्विटर वैसे ही देख रहे हैं। और जो फायरवॉल से कहते थे ना कि जी सब कुछ कंट्रोल कर लेगी रियासत, लोग हमें बताते थे कि चाइना हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो ये फायरवॉल उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, या ये उस लेवल की नहीं थी, यहाँ इनसे लगी नहीं है, यहाँ इनसे चली नहीं है। इंजीनियर्स भी बाहर से ही आते हैं, फायरवॉल बाहर से कॉपी तो हमने कर ली, लेकिन इंजीनियर्स मेरे ख्याल में जो क्योंकि 6 महीने पहले तक तो हमें ये बताया जाता था ना कि डिजिटल टेररिज्म का हल निकाल लिया, फायरवॉल लगा देंगे, फायरवॉल लगा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। नापसंद शख्स का चेहरा नजर नहीं आएगा सोशल मीडिया। लेकिन अब जब फायरवॉल आपने लगा ली है या नहीं लगाई है, एक तो ये क्लियर करें। 4-6 माह से इंटरनेट के स्लो होने का, ट्विटर के बंद होने का और चीजों का बड़ा सवाल था। शर्मिला फारूक की अच्छा खासा चीखी है। शर्मिला अब वो मछलियां कह रही हैं हम नहीं खाते इंटरनेट केबल। मैंने कई मछलियों की वीडियोस भी देखी हैं, वो कहती हैं कि हम इंटरनेट केबल नहीं खाती हैं, हम पर इल्ज़ाम है कि हम इंटरनेट केबल खा जाती हैं, हम पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए ना, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी चेयरमैन PTA के साथ काफ़ी ग्रिलिंग हुई है और इंटरनेट स्लो, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था, हुकूमत के पास अख्तियार नहीं है। मेरे ख्याल में कहीं तो कानून साजी की भी जरूरत है। ऑर्डर्स आते हैं, हम बंद कर देते हैं, ऑर्डर्स आते रहे बंद कर देते हैं, ऑर्डर आते रहे बंद कर देते हैं। ऑर्डर तो मानना है ना, क्या इस मुल्क में कोई ऑर्डर नहीं मानेगा? सवाल ये है कि इसका हल रियासत के पास नहीं है अभी तक। मैं आपको बताऊं, ये नहीं है कि सब ठीक है, मतलब मैं आज़ादी इजहार के हक में हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको अपनी राय, लेकिन मेरे ख्याल में आज़ादी इजहार के कुछ कवानीन, कायदे और ज़ाब्ते होने चाहिए। एक तो जो इंटरनेशनल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पाकिस्तान में दफातर बनाने के लिए तैयार नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि इनको मजबूर करना चाहिए कि ये पाकिस्तान में आकर दफातर बनाएं ताकि लॉ ऑफ द लैंड के पाबंद हो सकें। चूँकि ये इनके दफातर नहीं है, ये लॉ ऑफ द लैंड के पाबंद नहीं है और 170 मुहार काम शुरू है, तो हमें उनको यहाँ तो कंपेल करना चाहिए। अब देखें ना, अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी उन्होंने लगाई है, हमारे यहाँ तो बड़े पहले से ही डिसाइडेड था कि टिकटॉक को बंद करना है, ये दर्द सर बना हुआ है। अच्छा ठीक है ना, तो उन्होंने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है। वहाँ तो नहीं कोई कह रहा कि टिकटॉक पर पाबंदी इजहारी है, आज़ादी इजहार पर क्रिटिसिज्म है वहाँ पर। नहीं आप लोग बड़े परेशान हैं, उनका रोजगार अच्छा ठीक है ना, तो इस तरह मुल्क, इस ब्राजील ने भी ट्विटर पर पाबंदी लगाई है, इस तरह और मुल्कों ने भी लगाई है। तो मुल्क अपने कवानीन के लिए करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको पोलिटिसाइज भी किया जाता है, रियासत को भी खतरा है। लेकिन मुझे लगता है आज की एपेक्स कमेटी में भी इसका कोई हाल नहीं था, ये जिक्र ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी मुझे लगता है इसका कोई हाल नहीं है, कोई नई फायरवॉल या कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये उतार देना फायरवॉल का सिस्टम। नहीं तो उतरी हुई है, कहाँ से काम करी, मतलब यहाँ तो इंटरनेट तो स्लो और मजीद भी कहा जा रहा है कि थोड़े से दिनों में हो सकता है कि इंटरनेट मजीद तंग करेगा, मजीद स्लो। तो ऐसी फायरवॉल तो नहीं लगानी चाहिए जिससे इंटरनेट स्लो हो जाए। इंटरनेट तो ठीक रहे, आप वैसे जो कंट्रोल करना चाहते हैं कर लें, वो तो लेकिन इंटरनेट तो स्लो नहीं होना चाहिए। फॉर्म होगी जो IT एक्सपर्ट्स को पता होगा। इसके अलावा भी जो बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की है, वो इस्लामाबाद में जो हमला हुआ या चढ़ाई की तहरीक इंसाफ ने, उस हवाले से भी उन्होंने बात की है, सुनवाते हैं आपको।
जब यहाँ पर इस्लामाबाद में चढ़ाई हुई तो वो जो रेंजर्स के जो जवान जो बेचारे शहीद हुए उनके बारे में किस तरह की झूठी खबरें घड़ी गई। और ये याद रखें कि ये जो कुर्बानी है इसको पुलिस के अफसरान, पुलिस के सिपाही, फौज के अफसरान, फौज के सिपाही जो दे रहे हैं, ये कोई माओ के सपूत हैं जो पाकिस्तान के लिए अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं और दिन रात वो ये इस काम में वो कमिटेड हैं बिल्कुल। तो ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। और उन्होंने ज़ाहिर आड़े हाथों अच्छा नहीं, ये 26 नवंबर की बात है। हाँ जी, अब देखिए ना, इस वक्त एक तरफ तो पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरा दौर और भी उसमें 26 नवंबर एक कलीदी नुक्ता है। वो 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं 9 मई के साथ, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर 9 मई पर नहीं भी बन सकता तो 26 नवंबर पर तो बना दें। और उसके साथ साथ जो उनका है वो रिहाइयों की बात है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने जो ये 26 नवंबर का रेफरेंस दिया ना कि रेंजर्स के लोग शहीद हुए हैं और उनके बारे में झूठी खबरें बनाई गई हैं, प्रोपेगेंडा किया गया है, तो फिर ये तो 26 नवंबर पर रियासत की पॉलिसी क्लियर करते हैं ना कि रियासत तो हुकूमत तो समझती है कि 26 नवंबर को फिर उसके लोग मरे हैं और मारने वाली पीटीआई थी। तो इसका मतलब है अगर आज एपेक्स कमेटी में ये बात हो रही थी तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का तो 26 नवंबर पे वो जो चंद दिन पहले DGISPR ने कहा था ना सियासी दहशतगर्दी थी, लेकिन 250 नवंबर एक साजिश थी, उनको रिहा भी तो कर दिए। नहीं वो तो जमानतें हुई है ना, रिहा होना, जमानत होना रिहा होना नहीं है। जमानत होने का मतलब है ट्रायल चलेगा। हाँ जी। लेकिन अब सवाल ये है कि वो जो DGISPR ने कहा था ना कि नवंबर एक साजिश थी और ये सियासी दहशतगर्दी थी, और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी तरह की बात की है, क्योंकि इन एग्जैक्ट ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुर्बानियां दे रहे हैं इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। रायगा नहीं जाएंगी तो फिर इसका मतलब आप इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो मुझे तो कहीं ना कहीं जो है वो इसमें पैगाम पीटीआई के लिए भी नजर आया कि भाई आपको 26 नवंबर पर रियायत नहीं मिलेगी। जैसे 9 मई पर रियायत ना करने का फैसला था कि जी, और वैसे 26 नवंबर पर भी रियायत ना करने का फैसला है। माफ़ी तो उनको मिलती है या दी जाती है जो माफ़ी के तलबगार हों। नून लीग ये कहती है कि तो तरीके इंसाफ माफ़ी मांग किसी सूरत ये शर्मिंदा ही नहीं है जो कुछ इन्होंने किया, तो फिर इनको क्यों माफ़ियाँ दी? अब जिन्होंने माफ़ी मांगी है उनको माफ़ किया भी तो है ना। 19 उनके माफ़ीनामे सोशल मीडिया पे फिर भी तो रही है ना। आप उनको चाहे केपी में हाउस में जो है वो हार पहनाएं, लेकिन एंड रिजल्ट तो ये है कि वो माफ़ी मांग कर आए, और आज सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि माफ़ी क्यों मांगी। भाई वो कह रहे हैं कि आप अगर 4 महीने और जेल काट लेते तो आपको 2-2 साल कैद थी, तो किसी ने 1.5 साल काट ली, कितने 1.25 साल काट ली, 4-6 महीने बाद रिहा हो ही जाना था सबने। तो आप ना मांगते माफ़ी, आप कहते हैं हम अपनी कैद पूरी करेंगे, हम नहीं माफ़ी मांगते हैं। जब आपने माफ़ी मांगी तो आपने कन्फेशन किया, इकरार जुर्म किया, शर्मिंदगी का एहसास किया, माफ़ी की तलबगारी हुई, तो माफ़ी से पीटीआई का केस तो ख़राब हुआ। मुझे नहीं समझ आई कि केपी हाउस में उनको हार क्यों पहनाए गए हैं, और नारे लगा दिए उन्होंने फिर भी खान के हक में। अब ये तो देखें जी, अंदर माफ़ी बाहर नारे। अब उनके माफ़ीनामे भी तो देखो ना मौजूद है, वो जो नारे लगा रहे हैं उनके माफ़ीनामे भी तो सोशल मीडिया में उनके हाथ से लिखे हुए मौजूद है ना कि हम बड़े शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी के तलबगार हैं, हम आइंदा नहीं करेंगे। वो भी तो उन्होंने लिखा है ना, वो माफ़ीनामे भी तो सोशल मीडिया पे हर जगह फौज ने जारी कर दी है ना कि हर एक का माफ़ीनामा मौजूद है, आप देख लें। वो जो नारा लगा रहा है उसकी फ़ोटो के साथ उसका माफ़ीनामा भी लोगों ने लगा दिया कि तू एक तरफ नारा लगा रहा है, एक तरफ तूने माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगी है। तो वो कोई इतने हीरो तो नहीं बन के निकल सके, क्योंकि उनके माफ़ीनामे सारी उम्र उनके पीछा करेंगे। और मेरे ख्याल में उनके माफ़ी मांगने से रियासत का मुकदमा मजबूत हुआ है, लोगों ने माना उनसे गलती हुई है, गलती हुई और उसका इज़ाला किया, शर्मिंदगी का एहसास किया है, माफ़ी की तलबगारी की है, और फिर इससे मिलिट्री कोर्ट्स की सैंक्टिटी में भी इजाफा हुआ ताकि दोबारा एक 9 महीना नहीं दोबारा ना हो। और दूसरा ये कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए बड़ा शफाफ निज़ाम है, देखिए जो माफ़ी मांगे उसे माफ़ी भी मिल जाती है, ऐसी कौन सी बात है। रियासत तो माँ की तरह। और अब देखिए ना, जब आप कहते हैं कि हमें मिलिट्री कोर्ट की सजाएं नहीं कबूल है, आप कहते हैं ना हमें मिलिट्री कोर्ट की सजाएं नहीं कबूल है, तो मिलिट्री कोर्ट की माफ़ी क्यों कबूल है? मतलब जब आपको सजा नहीं कबूल तो माफ़ी भी नहीं कबूल। या तो आप कहें कि हमें मिलिट्री कोर्ट की सजा कबूल है, माफ़ी नहीं कबूल। भाई जब आपको सजा कबूल है तो माफ़ी भी कबूल है, या सजा नहीं कबूल तो माफ़ी भी। आप कहें जी अगर आप ये कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं गलत हुई हैं, फिर आप ये कहें कि ये माफियां भी गलत हुई हैं, इनको वापस जेल जाना चाहिए, मुश्किल में डाल दिया, इनको वापस जेल जाना चाहिए। और इन सबको पीटीआई को कहना चाहिए, इन सबको कि आप वापस जेल में जाएं और खुद दोबारा बैठे सजा पूरी करके आए, आपने क्यों माफ़ी मांगी। ठीक है मुज़म्मिल साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात जो जजेस की तैनाती है उस पर गौर के लिए इजलास बुलाया गया और जुडिशल कमीशन की तारीख का ऐलान भी किया गया है। मुजम्मिल साहब, ये एक अहम फैसला है और इजलास की कुछ तफसीलात जो हम तक पहुंची वो कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4, सिंध के लिए 12, लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस शामिल होंगे। देखें, अभी ये मुकम्मल नहीं है, ये फर्स्ट फेज़ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 लगने हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी ज़्यादा लगने हैं। ये फर्स्ट फेज़ है, हाफ ऑफ जो है ये अभी सिलसिला मुझे लगता है अगले 6 महीने चलेगा। अब जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को होगा। आज जो है नॉमिनेशंस की आखिरी तारीख है। आज जो लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब ये नॉमिनेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी कर सकते हैं, बार काउंसिल्स भी कर सकती हैं, जुडिशल कमीशन के जो लोग मेंबर हैं जिनमें सियासी जमातों के लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जुडिशल काउंसिल कमीशन के मेंबर हैं वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सबको जज नॉमिनेट करने का इख्तियार है। तो ये सब अपने अपने नाम देंगे और वो नाम मेरे ख्याल में फिर पब्लिक किए जाएंगे, उनके ऊपर फीडबैक आएगा और फिर उसके बाद जो है 17 जनवरी को इजलास बुलाया जाएगा। 14 दिन के लिए फीडबैक के लिए होगा। इस इजलास में जो है हाई कोर्ट के डिसीजन की गौर किया जाएगा, हर नाम पर बहस होगी और मुझे नहीं लगता है एक इजलास में ये सारा कुछ तय हो जाएगा। यहाँ तो मुसलसल इजलास चलाने पड़ेगे कई दिन और यहाँ इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि आप एक ही निशिस्त में 12, 4, 16, 10, 26 और 9 को 35 जज नहीं लगा सकते एक एक नाम पे। आप अगर 35 जजों की सीटें हैं तो कुछ नॉमिनेशन तो 100 से ऊपर हुई होंगी। तो क्या क्राइटेरिया क्या होगा जजेस का? देखिए, क्राइटेरिया तो जो आइन में जज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है हाई कोर्ट के जज का वही होगा। लेकिन इससे पहले ये होता था कि जिस हाई कोर्ट में जज लगना होता था नॉमिनेशन उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही करता था। तजवीज़ नाम जो है वो करते थे और ऊपर फिर जुडिशल कमीशन में जजेस बैठ के फैसला करते थे। सिफारिश भी खूब चलती। इस बार जो तजवीज़ करने का अमल है वो बहुत वसी है। मतलब चीफ जस्टिस साहिबान भी, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस भी नाम तजवीज़ करेंगे, जुडिशल कमीशन के बाकी मेंबरान भी नाम तजवीज़ करेंगे, बार काउंसिल भी नाम तजवीज़ करेगी। आप समझें, पहले बार काउंसिल्स के पास अख्तियार नहीं था, अब जुडिशल कमीशन के बाकी मेंबरान के पास अख्तियार नहीं था। तो अब एक वसी प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोग नाम तजवीज़ करेंगे, फिर नामों पर बहस होगी और वोटिंग होगी। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जज लग जाएगा जुडिशल कमीशन के। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि हुकूमत की अक्सरियत है, ज्यादा जज हुकूमत की मर्जी के लग वो ट्रांसपेरेंट ही रहेंगे। देखे ना जी, नाम तजवीज हो सकता है ऑपोजिशन ने किया हो, वोट हुकूमत डाल दे, क्योंकि एक ऐसा भी नाम है जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों ने तजवीज किया हुआ है। मुश्तरका नाम भी तो हो सकते हैं ना। एक नाम पर पीटीआई और पीपल पार्टी कई नामों पर मुत्तफिक हैं, कई पर नून और पीपल पार्टी मुत्तफिक होंगे, कई पर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान मुत्तफिक होंगे। तो ये एक दिलचस्प होगा। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जजेस की तैनाती इस अमल से हो रही है और ये एक दिलचस्प अमल होगा कि देखा ये जाएगा कि मतलब पॉलिटिकल लोग किन को सपोर्ट कर रहे हैं, जुडिशरी के लोग किन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये क्या कॉम्बिनेशन बन के अब बाहर आता है। क्योंकि पहले हमने देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान में कोई जजेस की तैनाती का अमल शफाफ नहीं था। एक ही चैम्बर के 4-4 लोग जज लग गए। तो एक लगा, उसने दूसरे को भी लगवा लिया, तीसरे को भी लगवा लिया। चैम्बर पॉलिटिक्स जो है, मतलब हाई कोर्ट्स में एक ही चैम्बर के 4-4 जज भी रहे हैं, मेंबर हो गए हैं, क्योंकि वो एक ने दूसरे को भी बना लिया। सिफारिश, क्या जजेस आपस में सिफारिश पर जज नहीं लगाते? जजेस आपस में लॉबिंग पर जज नहीं लगाते। जजेस आपस में ये नहीं एक दूसरे के जानने वाले को जज नहीं लगाते। ये जजेस फैमिली क्या चीज़ है, उसका बाप भी जज था, उसका बेटा भी जज है, उसका दामाद भी जज है। ये जजेस फैमिली है। इस फैमिली से सिर्फ जज ही पैदा होते हैं। जो बच्चा वकालत कर ले वो सोचता है मैंने जज बनना है, क्योंकि उनकी लॉबिंग है जजेस में। तो मेरे ख्याल में एक तो वो शैकल टूटा है, वो जो जजेस का बुत था ना कि आपको जज बनने के लिए जजों के अंदर लॉबिंग करनी पड़ेगी। जज बनने के लिए आपको, जब तक आप जजेस की लॉबिंग नहीं होगी, जज आपके साथ नहीं होंगे, आप जज नहीं बन सकते। आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पसंद करता हो तो आप बन सकते हैं। एटलीस्ट ये तासुर खत्म हो गया। एटलीस्ट ये तासुर खत्म हो गया। हाँ, मेरे ख्याल, अच्छा अब दूसरा तासुर पैदा हो गया कि जी अब सियासतदानों की हेजमनी होगी।
अब तो पॉलिटिशियंस की हेजमनी हो गई है। अब अपनी मर्जी के जजेस तैनात अगर करेंगे। पहले हमें ये था कि जी जज जो है वो सारे जज अपने रिश्तेदार जज बना लेते हैं, और अब अब सियासतदान हमें अपनी लगता मर्जी है के कि जजेस सियासतदान तैनात अपने करेंगे। जानने वाले जज बना लेंगे। वैसे तो एक हाईकोर्ट में एक ऐसा भी जज बना है जो जिसने एक सियासी जमात की टिकट पे एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। तो मेरा मतलब है कि वो एमपीए हार गया, तो बाद में उसको हाई कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट में उसे जज बना दिया। तो मेरे ख्याल में जजेस बनने का जो तरीकाकार है, एक तरीका पहले मौजूद था जिस पर बहुत एतराज़ात थे कि एक ख़ास सोच के, एक ख़ास लॉबी के, एक ख़ास किस्म की हम ख्याल जजेस की भर्ती होती जा रही थी, और कह रहे थे कि वो जो जजेस एक सोच के ज़्यादा जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी, और उनका टिल्ट एक ख़ास सोच की जानिब बहुत ज़्यादा नजर आया। मतलब कह रहे थे तरीके इंसाफ के जज बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, मतलब उनकी जो जजेस हैं वो पोलिटिकली पीटीआई को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिलीज पीटीआई को सपोर्ट करती हैं, लिहाजा एक पीटीआई का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड जुडिशरी नज़र आता है। तो पीटीआई के हामी बहुत जजेस हो गए हैं और वो एक दूसरे को बनाते 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 कहाँ तक पहुँच गए हैं। और यही तासुर नून लीग के हवाले से भी था। नहीं, नून लीग तो बेचारी को जज लगाने का नहीं मौका मिला। 2013 में भी देखें, नून लीग तो 99 में आउट हुई, 2013 में जब वो आई तो 14 में उसकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई और जुडिशरी से भी लड़ाई हो गई, तो वो जज लगा ही नहीं सकी 99 के बाद। आप मेरी बात समझें, पीपल्स पार्टी ने सिंध हाई कोर्ट में कुछ जजेस लगाए हैं और वो, लेकिन उनके पास भी सुप्रीम कोर्ट में वो लॉबिंग नहीं है। पिछले 10 साल जो जजेस की सहूलतकारी है, जो जज लगे हैं वो पीटीआई के हामी लगे हैं, क्योंकि 10 साल एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो पीटीआई के साथ थे। ये हमें मानना पड़ेगा कि मेरा मतलब है कि जब से 2014-15 से जो जुडिशरी का टिल्ट है वो टुवर्ड्स पीटीआई नज़र आ रहा है। हमने पनामा से देखा, उसके बाद देखा और हाई कोर्ट्स में भी, और ख़ासतर ऐसी तैनातियाँ हुई हैं जो जिनको मैं समझता हूँ जो ख़ास सोच की हामिल थी। क्या उसको तोड़ते तोड़ते हम दूसरी ख़ास सोच की तैनातियाँ कर लेंगे, या हम क्या तरीका ढूंढें कि गैर सियासी जजेस ढूंढ लें? लेकिन तो मसला इस वक्त जो है ना, किसी और मुल्क से ही बुलवाने पड़ेंगे। जुडिशरी की पोलिटिसाइज जो हो गई है ना पाकिस्तान की जुडिशरी, एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म ने जुडिशरी को ख़राब किया है। मतलब जो जजेस साकिब निसार टाइप और बंदियाल टाइप और ये गुलजार टाइप चीफ जस्टिस थे, इन्होंने जुडिशरी को बहुत पोलिटिसाइज किया और वो पोलिटिसाइज हो गई। और उसके बाद फिर हम ख्याल बेंचों का जो राज हो गया कि 2, 4, 5 जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को अपने यरगमाल बना लेते थे और वो भी सारा खिलाफ गया। तो बहुत सारी जो है ख़राबी हुई है जिसके बाद जिसके रद्द-ए-अमल में जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हम ख्याल बेंचों का जो राज था उसने पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाही कर दिया था। 200 मुकदमा एक ही बेंच के पास लग गया, कोई और किसी बेंच को कोई मुकदमा जाता ही नहीं था, वही 5 जज सारे मुकदमे सुनी जा रहे थे और पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी जा रहे थे और उसको तब्दील किए जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किए जा रहे थे। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 23 जनवरी को, पेशावर के 1 फरवरी को, लाहौर हाई कोर्ट के 6 फरवरी को और मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 17 जनवरी को, इस तरह हर एक के लिए अलग अलग डेट आ गई है इजलासों की। और अब ये जो नए जजेस की तैनातियाँ, जैसे ये नाम भी आ जाएंगे, जब नाम आएंगे तो हम उन पर ज़्यादा गुफ्तगू करने की पोजीशन में होंगे। और कौन सा जज कहाँ से किसको सपोर्ट करने के लिए किसके साथ अब ज़्यादा इजी होगा, इस पर डिस्कस करना। जाहिर सपोर्ट है, एक सपोर्ट है जिसको मैं और आप डिस्कस कर सकते हैं कि जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट के इतने वोट हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बार काउंसिल्स हैं, ये सब कुछ वहाँ मौजूद है। कुछ अनदेखे हाथ भी हैं जो जजेस की तैनाती में अपना किरदार अदा करते हैं। किसकी तरफ इशारा आपका? एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। वो तो उनका तो जुडिशरी बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई ने पिछले 2 साल पाकिस्तान में, अगर कोई मुझे कहे ना पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम क्यों था, तो मेरे ख्याल में जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम। 26वीं आईनी तरमीम उसी की वजह से करनी पड़ी कि इस लड़ाई को कहीं ख़त्म होती नजर ही नहीं आ रही थी। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी बड़ा देखना पड़ेगा नए जजेस की तैनाती के हवाले से, जमातों का भी वो किधर जाती हैं और उनका क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी सामने आया है जिसमें कितने मुकदमात कितने महीनों में कितनी तेजी से निपटा दिए गए
उसकी तफसीलात हमारे सामने है। और 2 माह में 2950 मुकदमात दायर हुए। 28 अक्टूबर से 3 जनवरी तक 7482 मुकदमात अभी तक निपटाए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में मुकदमात के फैसलों का अमल सबसे तेज किया गया है, रिपोर्ट ही कहती है। देखें, ये तो 2 माह के 28 अक्टूबर को आए हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, और जब वो आए हैं तो अब देयर आर 2 सुप्रीम कोर्ट्स, एक आईनी बेंच है और एक रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है। तो अब चूंकि रेगुलर सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी नए जजेस तैनात होने हैं। अभी तो हम सिर्फ पहले हिस्से में हाई कोर्ट में जजेस की तादाद करके बात कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई है। तो वहां भी 17 नए जजेस आने हैं और वो हाई कोर्ट से आने हैं। अब देखें ना, जो जजेस एलिवेट होंगे हाई कोर्ट में, फिर असामियां खाली हो जाएंगी। एक तो हाई कोर्ट्स में नई असामियां पैदा की गई हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से जजेस ने एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट जाना है, जिसकी वजह से वहां मजीद असामियां खाली हो जाएंगी। तो मुझे तो लगता है अगले 1-1.5 साल हाई कोर्ट्स में जजेस लगते ही रहेंगे। ये कोई पहला फेज नहीं है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी फेज आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी नए जजेस आने हैं। लेकिन बहरहाल आईनी बेंच अलग मुकदमात सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट, ये जो कारकर्दगी आई है ये सुप्रीम कोर्ट की आई है। ये मामूल के मुकदमात हैं, ये आईनी मुकदमात नहीं है। और उसमें चीफ जस्टिस ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है, अच्छी बात है। लोगों को पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि अभी तक तो अदालतों का यही तासुर है कि बस ठीक है, केस दायर करने के बाद भूल जाएं कि मेरा ख्याल है हर जज का भी परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। ट्रू। इन्हें ये बताना चाहिए किस जज ने कितने फैसले लिखे, किस जज ने कितनी हेयरिंग्स की, जानबूझ के कितने इल्तवा का शिकार रहे किसके दौर में, कितना कुछ हुआ, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। क्योंकि पीछे तो ये बात भी सामने आई ना कि बहुत सारे जजेस तो जुम्मे को अपने शहर चले जाते हैं और मंडे को आते हैं, सिर्फ मंगल से जुमेरात ही काम करते हैं। छुट्टियां 3-3 महीने की लेके चले जाते हैं। नहीं, अभी भी सर्दियों की छुट्टियां रही। हाँ जी। और मैं तो देखें, जिस मुल्क में मुकदमात का बैकलॉग हजारों नहीं लाखों में हो, उनको तो छुट्टियां मंसूख कर देनी चाहिए। को कभी गर्मियों की छुट्टियां, कभी सर्दियों की छुट्टियां नहीं करनी चाहिए। सूट ही नहीं करता। ये स्कूल के बच्चे हैं, देखे ना, अब हमें कोई छुट्टी होती है, सरकारी मुलाजमीन को कोई छुट्टी होती है। जो बंदा भी टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, उसको इस तरह छुट्टियां थोड़ी मिलती हैं जैसे तालीमी इदारों, इनकी और तालीमी इदारों की छुट्टियां बराबर हैं। मेरा मतलब जितनी बच्चों को छुट्टियां होती हैं उतनी जजों को छुट्टियां होती हैं, शायद उससे भी ज्यादा। कभी गर्मियों की 1 माह की छुट्टियां हो जाती हैं, फिर सर्दियों की छुट्टियां हो जाती हैं। और वो गुजारने भी मुल्क से बाहर हैं। हाँ, जाते भी मुल्क से बाहर हैं, जजेस छुट्टियां गुजारने भी मुल्क से बाहर जाते हैं। और फिर अच्छी खासी सैलरी भी है, सब कुछ है। तो इनका परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए मेरे ख्याल में। हमें पता होना चाहिए किस जज ने कितनी समातें की, कितना मुकदमात लिखे, कितने अदालत का नोटिस ना आ जाए हमें, तो इन्हें अदालत का नोटिस नहीं। हम क्या मांग रहे हैं, हम किसी की तौहीन थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की अदलिया और जजेस की कारकर्दगी के बारे में पता होना चाहिए कि किस जज ने कितने घंटे काम किया। देखिए, 8 घंटे काम करना चाहिए। आप तनख्वाह लेते हैं, 8 घंटे काम करना चाहिए। और इनको मुकदमात कितने सुने, एक जज साहब ने एक दिन में कितने मुकदमात सुने, कितनी छुट्टियां की, किस दिन उन्होंने अपना रोस्टर कैंसिल कर दिया, किस दिन वो जल्दी चले गए, किस दिन वो लेट आए। क्योंकि तारीख पे तारीख तो ये पाकिस्तान के अदलिया की ऐसी खूबसूरती है कि जिसको खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज तक सबका परफॉर्मेंस ऑडिट सबके सामने होना चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अदलिया में परफॉर्मेंस ऑडिट की बहुत कमी है। यहाँ जजेस का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है, इसी वजह से मुकदमा 10-10, 15-15 साल ताखीर का शिकार रहते हैं और कोई किसी को पूछ नहीं सकता। नहीं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि इंसाफ की फराहमी, शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा। अदालती निज़ाम को जवाबदेह भी और सहल बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। यही बात हम कर रहे हैं। नहीं, पर मैं और वो बात तो एक ही कर रहे हैं, पर वो इसके लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे ना। मतलब कह देना ही काफी नहीं है। एक तो मैं समझता हूँ कि किस जज ने कितने अरसे में केस का फैसला किया, इसका भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए। जज साहब 10 साल मुकदमा ना सुने, जज साहब 2 महीने की तारीख डाल दें, जज साहब ना सुने, जज साहब किसी एक फरीक को 11 मौके दे दें, किसी एक फरीक के दूसरे मौके पे हक ख़त्म कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी को एडजमेंट मिलती, एक वकील है उसको एडजमेंट मिलती रहती है क्योंकि वो बड़ा नामवर वकील है। एक वकील है वो कमज़ोर वकील है, उसकी एडजमेंट की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। तो ये भी कोई इंसाफ नहीं है। फिर जत्था सियासत है, फिर नामों की सियासत है। बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान की अदलिया में जजेस के अलावा भी जो ठीक होने चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं। तरीके इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करनी है इस सेगमेंट में हमें मुज़ाकरात की जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हुए, लेकिन उससे पहले बात ये कि अली अमीन गंडापुर से जो मुलाकात मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर दाखिला की हुई थी, उस मुलाकात के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो शिकवे शिकायत जो है खड़े हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के अपने अंदर, और खान साहब खुद भी खुश नहीं थे इस मुलाकात से। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से जवाब क्या दिया, पहले वो सुन लीजिए। मुलाकात एक और चीज है, उन्होंने एक जो पिक्चर आई है, इस पिक्चर में जाहिर बात है हमारे जो लोग हैं, हमारे कारकुन शहीद हुए, जख्मी हुए और हमारे साथ ज्यादती एक बड़े टाइम से हो रही है, तो जाहिर बात है उनका एक जज्बात मौजूद जरूर होते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक गवर्नमेंट भी हूँ और एक गवर्नमेंट होने के साथ साथ जो मेरे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं उसके ऊपर जाहिर बात है इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा किरदार है उसके अंदर, फेडरल गवर्नमेंट का एक किरदार है, इदारों का एक किरदार है, तो मुझे उसी लिए बैठना पड़ता है। मेरे बैठने पे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने एक जो पिक्चर जो आई है उस पिक्चर से हमारे ठीक बात है। मुज़म्मिल साहब, ये सुना आपने, सूरत हाल ये है कि मजबूरी बन चुकी है मोहसिन नकवी से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है, मजबूरी लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चल सकता, तो इसलिए उनका मोहसिन नकवी से मिलना उनकी मजबूरी है और वो अवॉइड नहीं कर सकते मोहसिन नकवी को। मुझे इस शॉट से लगा है कि अगली दफ़ा वो तस्वीर नहीं बनवाएंगे, उनका ख्याल है कि तस्वीर से ज़्यादा रिएक्शन आया है। मेरे ख्याल में मुलाकातें तो होती रहेंगी और आपस में ताउन भी जारी रहेगा, लेकिन शायद पब्लिक डिस्प्ले के लिए तस्वीरें और वीडियोस ना जारी की जाएं, क्योंकि गंडापुर की पोजीशन बहुत एम्बैरस होती है और गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को इसका ख्याल करना चाहिए कि मेरा मतलब वीक होते हैं, खान साहब भी नाराज़ होते हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रॉल्स भी नाराज़ होते हैं और लोगों को गंडापुर पर जो है हमला करने का मौका मिलता है। तो मैं तो समझता हूँ गंडापुर एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, और देखें ना कि वो दोनों तरफ चल रहे हैं। एक तरफ वो बानी पीटीआई को भी खुश रखते हैं, दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखते हैं। वो मोहसिन नकवी से भी मिलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी मिलते हैं, उनके साथ ताउन भी करते हैं, हुकूमत के सारे मामलात में जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं, साथ साथ सियासत भी करते हैं पीटीआई की। तो इतना अच्छा वज़ीर आला कहाँ से मिलेगा जो दोनों तरफ इतना बैलेंस रख सकता हो और दोनों तरफ चल सकता हो। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को खुद भी तस्वीर खिंचवाने से इज्तनाब करना चाहिए और गंडापुर साहब को भी तस्वीरें नहीं जारी करनी चाहिए। और हाथ मिलाने से पहले भी जब एक गले मिलके बाकायदा तौर पर, लेकिन वो तो अखलाकियात है ना, वो आप केपी उस पे भी बड़ा तनकीद हुआ था कि भाई आप गले क्यों मिले, बस ठीक है आप सीधा सीधा जो है उनको रिसीव करते हैं, सलाम दुआ करते, दुश्मनी है आपस में। ऐसे तो मोहसिन नकवी को भी नहीं मिलना चाहिए उनको, क्योंकि वो उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की है, एक बंदा जो उन पर चढ़ाई करने आता है वो उससे क्यों ताउन करते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट करती है ना, फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सटेंड करती है ना, जाकर मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर के में ताउन करती है। इस तरह तो नहीं चल सकता। मतलब आपका ख्याल है कसूर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का है? ये जो वहाँ से केपी से जत्था लेकर निकलते हैं फेडरल गवर्नमेंट पर हमला करने के लिए, तो फेडरल गवर्नमेंट का दिल नहीं दुखा हुआ? उनके रेंजर्स के बंदे ने आप नहीं मरे, शहीद हुए, पुलिस वाले नहीं शहीद हुए। तो हम ये सवाल गंडापुर से भी कर सकते हैं कि मोहसिन नकवी को भी तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे ना रेंजर्स वाले कि देखें जी हमारे लोग शहीद हुए हैं, आप जाके गंडापुर से गले मिल रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं, आप जाकर गंडापुर से गले मिल रहे हैं। ये तो दोनों तरफ सवाल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में लेकिन कार्य सरकार भी तो चलाना है, ये सवाल ही फजूल है। ये पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रॉल्स का जो क्रिटिसिज्म है ये एक फजूल क्रिटिसिज्म है। और देखें ना, मुझे गंडापुर उसमें डिफेंसिव नजर आए, मुझे गंडापुर डिफेंसिव नजर आया, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि ये क्या फजूल बात है। उन्होंने कहा नहीं वो तस्वीर से लोगों का दिल ये वो, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ठीक नहीं है। एक हुकूमत ने दूसरी हुकूमत से बात करना है, पाकिस्तान की हुकूमतें आपस में एक दूसरे से एपेक्स कमेटियों के इजलास में इकट्ठे बैठना है, एनसीसी में बैठना है, ईसीसी में बैठना है और जगह आपस में ताउन करना है। रोज़ाना का रब्ता है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। वो ठीक है कि गंडापुर को चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वो पीटीआई और इमरान खान के हाथों मजबूर है, लेकिन वो हुकूमत चल ही नहीं सकती ताउन के बगैर। आपका ख्याल है कोई सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के बगैर चल सकती है और कोई फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के बगैर चल सकती है? ये निज़ाम ही ऐसा है कि सब ने मिलकर चलना है। मतलब ये सवाल ही फजूल है, ये गुफ्तगू ही फजूल है, ये पीटीआई वालों ने जो एजेंडा बनाया ये भी फजूल है। अच्छा ये भी फजूल। अब बुशरा बीबी के हवाले से भी बड़ी तनकीद है। नहीं, एक और टेररिज्म पे उन्होंने बात की है, वो पहले कह रहे कि हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी, अब ये सोचना चाहिए उनको जो हम पर इल्जाम जो है वो डाल रहे हैं इस बात का। गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं पहले सुनवा लेते हैं।
कि ये इल्जाम लगाने वाली बातें हैं कि मुज़ाकरात किसने किया। मुज़ाकरात बात ये है कि अगर कोई भी इदारा है और कोई इदारा अपना काम कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा सकता। बड़ी अजीब बात है कि एक काम मेरे पे डाल रहे हैं और मेरे टाइम में तो अमन है, और जब मैं नहीं हूँ पॉलिसी मेकर आप हैं और आपके टाइम में वो अमन खराब हो गया है, आप डाल मेरे पे रहे हैं। तो अगर अमन खराब होना था तो मेरे टाइम में होता ना, मतलब मेरी पॉलिसी ठीक थी, इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी, इसलिए अमन था। आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, पहले भी नहीं थी, इसलिए अमन कायम नहीं है। तो अपने आप को ठीक करने के बजाय तुमते लगाना, इल्जामात लगाना, चीजों को नाम मानना, ये मसले का हल नहीं। आपको जब गवर्नमेंट आपको मिली है, मैंने चोरी आपने किया है, आप बैठे हैं, अब ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। किसी और पे इल्जाम लगा के, किसी और पे बात करके अभी जान नहीं छुड़ा सकते। इल्जाम तराशी से मामलात हल नहीं होंगे। वो कह रहे हैं हमारे तो दौर में थी नहीं दहशतगर्दी। हाँ, लेकिन आपके दौर में तो फिर तालिबान की हुकूमत तो बहुत एंड पे आई ना, अभी तो वो एडजस्ट हो रही थी। सवाल तो तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद टीटीपी मजबूत हुई, और जो लोगों को आपने इधर, अब देखें ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जब वो गए तो उन्होंने 10 अरब रुपये मांगे। तो सवाल ये है कि जो आपकी पॉलिसी थी उसके असरात तो फिर अगली हुकूमत में आए ना, जो आप रीलोकेट कर गए, जो आप सीज फायर्स कर गए, जो कर गए, उसके नतीजे में वो रीग्रुप हो गए, उन्हें अपने आप को स्ट्रेंथन करने का मौका मिल गया सीज फायर में, उन्होंने अपने आप को री स्ट्रेंथन कर लिया, रीग्रुप कर लिया, नए मोर्चे बना लिए, नई रिक्रूटमेंट कर ली, और पाकिस्तान ने उनको मौका दिया दोबारा दहशतगर्द ग्रुपों को दोबारा स्ट्रेंथन होने का। तो मेरे ख्याल में ये बात, मैं गंडापुर की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि अच्छा चलें, एक और बात बताएं, गंडापुर साहब का ताल्लुक डेरा इस्माइल खां से है। इस वक्त केपी में ना डेरा इस्माइल खां की हुकूमत है, गवर्नर भी डेरा इस्माइल खां से है, आईजी केपी भी डेरा इस्माइल खां से है, और सिर्फ दिसंबर के महीने में अगर किसी ज़िले में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है तो वो डेरा इस्माइल खां है। आप अपने ज़िले को तो सिक्योर कर नहीं सके, फिर कुरम पे भी आप देखें, जब अज़्म इस्तेकाम की बात हुई तो केपी की असेंबलियों में और पीटीआई ने तूफान मचा दिया कि हमें कोई फौजी ऑपरेशन नहीं चाहिए, करारदादें पास कर दी अज़्म इस्तेकाम के खिलाफ, और कहा कि जी हमें तो फौजी ऑपरेशन चाहिए ही नहीं है, हम खुद करेंगे अमन, हमें फौजी ऑपरेशन नहीं चाहिए। आपको फौजी ऑपरेशन नहीं चाहिए, वेरी गुड। ये अब कुरम में आपने क्या किया, सैकड़ों लोग मर गए हैं, और केपी का वजीर आला कुरम जाने की पोजीशन में नहीं था। आप देखें ना, वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई तो बड़ा आसान काम है। एक दिन गंडापुर साहब जरा मुझे कुरम के बाजार में फिर के दिखा दें कि मैं वजीर आला हूँ और मैं कुरम के बाजार में फिर रहा हूँ, मेरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। सैकड़ों लोग मर गए, बच्चे मर गए दवाइयाँ ना होने की वजह से। पंजाब ने, फेडरल ने दवाइयाँ भेजी, बाद में केपी को अक्ल आई कि हम भी हेलीकॉप्टर से दवाइयाँ भेज दें। भाई अगर आप बर वक्त दवाइयाँ भेज रहे होते तो 50 बच्चे मर जाते बगैर दवाइयों के। लोगों को इंसुलिन नहीं मिली वहाँ पे, लोगों को फल नहीं मिला, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिली, रास्ते बंद थे, बाजार बंद थे, स्कूल बंद थे, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, धरने हुए थे। और गंडापुर साहब इस्लामाबाद तो रोज पहुंच जाते हैं, और वो मेरा मतलब है जो 9 मई के लोग भी आज़ाद हुए उनको तो हार डाले हैं। ज़रा कुरम भी जाके हमें दिखा देते कि मैं गंडापुर हूँ और मैं कुरम के बाज़ार में मौजूद हूँ, मैं जिरगे की क़यादत कर रहा हूँ, मैं जिरगे के अंदर बैठा हूँ, मैंने बैठ के जिरगे में अमन मुआहदा कराया। आप मौजूद थे जिरगे में, आप तो जिरगे में बैठने की पोजीशन में नहीं थे। आपकी तो हालत ये थी कुरम में कि आप बतौर वज़ीर आला उस जिरगे में बैठने की पोजीशन में नहीं थे कि आप वहाँ बैठ के कोई अमन मुआहदा ही करा देते। आप कुरम, आपको हाट गए हैं जो कुरम से बहुत दूर था, एक दिन के लिए गए हैं, 2 घंटे वहाँ पे हम जिरगा बुलाया, वहाँ पे और एक दिन के लिए, और आपके बुलाए हुए जिरगे में कोई अमन नहीं हुआ। उसके बाद 15 दिन कोई अमन नहीं हुआ, लड़ाई चलती रही। तो और अब आप ये कहें जी कुरम में तो बड़े अरसे से लड़ाई चल रही है। भैया आपकी बड़े अरसे से केपी में हुकूमत है, 12 साल हो गए हैं, 12 साल से लड़ाई चल रही है, 12 साल से आपकी हुकूमत है। जहाँ जमीन का तनाज़ा हल नहीं हो रहा, जहाँ मजहबी जो तनाज़ा है वो हल होने को नहीं आ रहा। तो फिर 12 देखे ना, चलें जी कुरम पे जवाब देते हैं कि आपकी 12 साल से केपी में पीटीआई की हुकूमत है, आपने 12 साल में वहाँ ज़मीनी तनाज़ात हल कर ली हैं, आप कुरम में अमन ले आए हैं। वहाँ तो 2 कबाइल की आपस में लड़ाई है ना, आपने 2 कबाइल का कोई मुस्तकिल हल निकाला है? हर 3 महीने बाद वहाँ सैकड़ों लोग मर जाते हैं, 4 महीने बाद, और आपकी हुकूमत तमाशा देखने लग जाती है। तो इसलिए, और मैं तो मतलब मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन पर भी मुझे बड़ा अफसोस है, उन्हें तो पेशावर सीएम हाउस के आगे धरना देना चाहिए था। लेकिन मुर्गी एहतजाज उनका ठीक था, जहां नहीं जी, कोताही गंडापुर की और एहतजाज कराची में, मतलब देते गंडापुर के घर के आगे धरना के भी आप क्यों नहीं जा रहे कुरम में, अमन क्यों नहीं करा रहे?
आपने प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहाँ पर रास्ते खुलाए, अमन कराए, दवाइयाँ पहुँचाई, ये सब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्यों सीरियस नहीं लेते? तो फिर मेरा मतलब है आप चूंकि उसके तादी हैं तो धरना दे के आपने जाकर कराची दे दिया। भाई आप पेशावर वजीर आला के दफ्तर के बाहर धरना दें, वहाँ तो नहीं दिया जाता आपसे धरना, क्योंकि आप उनके तादी हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट में आपने इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो आप कराची जाके धरना देने लग गए। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं गंडापुर साहब को केपी के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, केपी के अमनो अमान पर तवज्जो देनी चाहिए, केपी के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत हर सीरियस वक्त मसला बन वफाकी चुका है। हुकूमत पे चढ़ाई करके वो केपी का कोई भला नहीं कर रहे। उनकी जिम्मेदारी है डेरा इस्माइल खां में अमन लाकर दिखाएं, उनका जिला है, वो वहाँ से एमएनए है, वहाँ से एमपी हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। मुज़म्मिल साहब, बुशरा बीबी सियासत में इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं? क्योंकि बुशरा बीबी की मुखालिफत पार्टी के अपने अंदर किस हद तक बढ़ चुकी है ये तो मेरे ख्याल से सब जानते हैं। अब यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उनको कैटेगोरिकली बोला कि आप सियासत से दूर रहें, लेकिन फिर भी लग रहा है और ख़बरें यही हैं कि खुफिया मुलाकातें बुशरा बीबी से हो रही हैं। क्या करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई चल रही है। देखिए ना, जो सलमान अहमद को निकाला गया पार्टी से, उन्होंने बुशरा बीबी पे क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो अलीमा खान के कज़न है, इमरान खान के भी कज़न है। मेरे ख्याल में फैमिली के अंदर लड़ाई चल रही है। एक सियासत अलीमा खान कर रही हैं पीटीआई की, एक सियासत बुशरा बीबी कर रही हैं। एक धड़ा अलीमा खान के साथ है, एक धड़ा बुशरा बीबी के साथ है। आप देखें ना, दोनों की कोई मुलाकात ही नहीं, दोनों जेल से रिहा हुई हैं, दोनों आपस में ना एक ट्रक पे हैं ना मुलाकात है। हाँ, नहीं मुलाकात ही नहीं हुई, इस पे तो नहीं बहुत हो बड़ा रही। क्रिटिसिज्म। दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, और जो दोनों खुफिया इमरान मुलाकातों की खान खबरें वो पीटीआई के नाम पर सियासत कर हुई है कि नहीं? बुशरा बीबी से खुफिया मुलाकातें, हाँ, वो पार्टी के लोगों को मिल रही हैं, हदायत दे रही हैं, अपना ग्रुप स्ट्रेंथन कर रही हैं। आप देखें ना जी, सलमान अहमद को उन्होंने निकलवाया ना, बाकी उन्होंने मैसेज दिया कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हाँ जी। तो अब अलीमा खान के खिलाफ तो गंडापुर की वो स्पेस में टॉक आ गई थी, जिसमें वो अलीमा खान के खिलाफ बात कर रहे थे, अलीमा खान के मुंह पे ही कर रहे थे। तो गंडापुर को तो नहीं पार्टी से निकाला गया, सलमान को निकाला गया है। मैसेज तो ये है कि जो बुशरा बीबी के खिलाफ बोलेगा उसे निकाला जाएगा, जो अलीमा खान के खिलाफ बोलेगा उसे थोड़ी निकाला जाएगा, उसको तो प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में बुशरा बीबी एक्टिव पॉलिटिक्स में इस वक्त फुल किरदार अदा कर रही हैं। पीटीआई में अपना धड़ा उनका बहुत मजबूत है। खान साहब उनकी बात सुनते हैं, उन्होंने अपनी रेट मनवाई है कि जो उनके खिलाफ बात कर रहे थे उन्होंने उनको पार्टी से एक को निकलवा के दिखाया है, बाकियों को साइड लाइन कराया है। तो एक खौफ भी है कि बुशरा बीबी से अगर आप इख्तलाफ करेंगे तो आपको पार्टी से कल को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस वक्त उनकी रेट काफ़ी मजबूत है, इतनी मजबूत अलीमा खान की रेट नहीं है, बाकियों की नहीं है। बुशरा बीबी की रेट और बुशरा बीबी की ताकत पीटीआई में ज़्यादा है। बिल्कुल। मुज़ाकरात के हवाले से मुज़म्मिल साहब क्या बड़ी पेशगोई करेंगे आप? क्या मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा? पहले भी आप बारहा कह चुके इस बारे में, और अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो ख़त्म हो चुका, मुतालबात सामने वही हैं कि असीरान की रिहाई सबसे पहले, आप मेरी बात, उसके बाद जुडिशल कमीशन। पहला इजलास हुआ 23 को, हुकूमत ने पीटीआई को कहा कि आप अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर लिख के दे दें। उसमें शामिल ही नहीं थी कितने, उसमें क़यादत शामिल ही नहीं थी कितने लोग। नहीं भाई, पीटीआई के क्या मुतालबात हैं आपको पता है? क्या है? कि रिहा करें असीरान को, और दूसरा जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के हवाले आपको भी पता है ना। तो वहाँ हाथ से लिख के दे देते कि भाई हमारे ये मुआहदे हैं। 10 दिन का टाइम ले लिया कि हम मुतालबात लिख कर देंगे, और 2 जनवरी की डेट डलवा ली। 2 जनवरी को फिर मुतालबात लिख कर नहीं दिए हैं। लेकिन ना, गवर्नमेंट कहती है कि आपने हमारे साथ जो बात करनी है लिख कर करें, हम ज़बानी बात पर यकीन नहीं करते। जो भी आपका चार्टर ऑफ डिमांड है वो लिख कर दे दें। मैं हैरान हूँ, 16 दिन हो गए हैं, पीटीआई अभी तक अपना चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर नहीं दे सकी। इसका मतलब है टाइम किल कर रहे हैं। 31 जनवरी की डेडलाइन भी पीटीआई की है, गवर्नमेंट की तो नहीं है। चार्टर ऑफ डिमांड भी 16 दिन में उन्होंने नहीं लिख के दिया, जबकि डेडलाइन भी उन्होंने दी हुई है। सिविल नाफरमानी भी वो चला रहे हैं, रेमिटेंसेस भी वो ब्लॉक कर रहे हैं, डेडलाइन भी उनकी है, चार्टर ऑफ डिमांड भी वो नहीं लिख के दे रहे। तो फिर कौन सबूताज कर रहा है मुज़ाकरात को? हुकूमत कर रही है। हुकूमत के बाद तो अभी चार्टर ऑफ डिमांड आया ही नहीं है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ खेल खेल रही है। इन मुज़ाकरात का संजीदा होते तो पहले दिन चार्टर ऑफ डिमांड लिख के देते कि भाई ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड, 2 जवाब। रोज़ जवाब मांगते हैं गवर्नमेंट से कि आप जवाब दे दें। यहाँ तो भी चार्टर ऑफ डिमांड 16 दिन में नहीं लिख के दे सके, जवाब इन्होंने क्या लेना। लेकिन ये बड़ा सब सोचने की बात सिर्फ ये है, गौर तलब बात ये है कि आखिर क्यों टाइम मांगा जा रहा है
क्या वेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से एक मजीद प्रेशर के हवाले से? मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सना कहवान को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।